अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 15 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि मैंने आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं और साथ ही साथ मैंने डायग्राम्स के जरिए आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी और जिन बच्चों का चैप्टर अच्छे से रिवाइज नहीं है उनके भी यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ वाटर राइजेस इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में इसका सिंपल सा आंसर दिया हुआ है कि कैपिलरी एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए जो वाटर होता है ये पानी में रूट्स से प्लांट्स की लीव्स तक पहुंचता है। तो आपकी बुक में बस सिंपल कैपिलरी एक्शन के बारे में बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको इधर डिटेल में समझा दूंगी। हायर लेवल्स में आता है कि कैपिलरी एक्शन किस तरह से होता है। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं हम उनको कहते हैं जिनमें वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वास्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम सेल्स को हम लोग कहते हैं। और आप पहले से ही जानते हैं कि जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं ये पौधों के अंदर जो फूड होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, लेकिन जो जाइलम वेसल्स होती हैं या जाइलम टिश्यूज होते हैं ये पौधों के अंदर पानी की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो अब हमने पानी की ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ना है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं तो ये एक रूट का स्ट्रक्चर है और यही रूट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाया हुआ है। ये इसका साइड वाला स्ट्रक्चर है और ये रूट का फ्रंट वाला स्ट्रक्चर है, ऊपर से जो डायग्राम ली हुई है। स्टूडेंट्स, इसके दरमियान में जो हमारे पास प्रेजेंट है ये वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम सेल्स हैं ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इधर डायग्राम में आप देखें ये सिलेंड्रिकल सेल्स प्रेजेंट है, इनको ये जाइलम सेल्स इस तरह से होते हैं। तो प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है? सबसे पहले जब हम पौधों को पानी लगाते हैं या पानी वो लेते हैं ज़मीन से, रूट्स उस पानी को लेती हैं और जो वाटर के स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए इस तरह से आ जाते हैं रूट के अंदर। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर दो तरह की हमारे पास फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, कोहेजन फोर्सेस और एडहेजन फोर्सेस। और यही जो फोर्सेस होती हैं ये रूट प्रेशर क्रिएट करती हैं और इस रूट प्रेशर के जरिए से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऊपर की तरफ धकेले जाते हैं और ऊपर लीव्स तक पहुंच जाते हैं। अब कोहेजन और एडहेजन के बारे में अगर हम पढ़ें स्टूडेंट्स, एडहेयर का मतलब आपको पता है, एडहेयर का मतलब होता है चिपकना। इस तरह इससे क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे रेड डायग्राम से इनकी रिप्रेजेंटेशन की हुई है वाटर के मॉलिक्यूल्स की, ये एडहेयर कर जाते हैं इस तरह जाइलम की वाल्स के साथ। यहाँ वाल्स के साथ ये मॉलिक्यूल जब चिपक जाते हैं तो फिर इनके अंदर कोहेजन फोर्सेस डेवलप होती हैं। जो कोहेजन फोर्सेस होती हैं ये एक लाइन में इस तरह से एक लाइन बना देती है, चेन बना देती है वाटर के मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पे एक चेन बन जाएगी और एक ये अनब्रोकन चेन होगी। स्टूडेंट्स, ये जो चेन होगी इसके अंदर कोहेजन फोर्सेस होंगी और यही सरफेस टेंशन क्रिएट करेगी। और यही सरफेस टेंशन जो है ये टेंशन रूट प्रेशर क्रिएट करता है। ये रूट प्रेशर पानी को धकेल देता है ऊपर की तरफ। और चूंकि ये प्रोसेस कैपिलरी ट्यूब्स के जरिए हो रहा है, क्योंकि जो जाइलम वेसल्स होती हैं ये बहुत ही नैरो होती हैं। कैपिलरी ट्यूब्स का मतलब भी यही होता है कि बहुत ही तंग ट्यूब्स, स्मॉल ट्यूब्स। तो क्योंकि ये स्मॉल ट्यूब्स के जरिए प्रोसेस हो रहा होता है इसलिए हम इसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है। और आंसर में आप लोगों ने सिर्फ ये वाला आंसर लिखना है, बाकी सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग पोलर सब्सटेंसेस इन वाटर। स्टूडेंट्स, पोलर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके ऊपर ऑपोजिट पोल्स होते हैं, जैसे कि HCl हो गया या फिर NaCl हो गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये एक पोलर सब्सटेंस है। हमने यहाँ पे बताना है कि पोलर सब्सटेंस वाटर में किन फोर्सेस के जरिए से डिसॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका यहाँ पे आंसर देखें कि आयन डाइपोल फोर्सेस ही ऐसी फोर्सेस हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स और पोलर सब्सटेंस के आयंस के दरमियान में क्रिएट होती हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, फर्स्ट कर लेंगे ये हमारे पास एक पोलर सब्सटेंस था, जैसे कि हमने HCl की एग्जांपल ली थी। यहाँ पे समझे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन था। ये जो पोलर सब्सटेंस है इसके दरमियान हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। और स्टूडेंट्स, जो ये वाला आयन है ये वाटर मॉलिक्यूल का आयन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आयन डाइपोल फोर्सेस किस तरह से क्रिएट हो रही हैं। ये जो इसके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ये वीक हो जाएंगे और ये टूट जाएगा। ये कब तक टूटेगा, जब इसको अट्रैक्ट करेगा ये वाला आयन। तो ये आयन और ये डाइपोल के दरमियान जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है ये आयन डाइपोल फोर्सेस हैं।
और ये आयन डाइपोल फोर्सेस जो हमारे पास पोलर सब्सटेंस है इसके आयंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है उससे हमेशा ज्यादा होती है। यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि जो आयन डाइपोल फोर्सेस हैं ये ग्रेटर होती हैं हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आयंस की विच कॉजेस सेपरेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने NaCl का जो सोल्यूशन है वो प्रिपेयर किया। हमने साल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये किस तरह से डिसॉल्व होगा। ये जो साल्ट के दरमियान Na और Cl के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले प्रेजेंट होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगी। तब टूटेगी जब वाटर मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट करेंगे, तब आयन डाइपोल फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी। बिल्कुल यहाँ पे आप देखें ये जो क्लोरीन आयन है इसके दरमियान और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आयन डाइपोल फोर्सेस क्रिएट हो चुकी हैं। इसी तरह सोडियम के आयंस के दरमियान और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आयन डाइपोल फोर्सेस क्रिएट हो चुकी हैं। और ये आयन डाइपोल फोर्सेस जो है ये ग्रेटर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो कि NaCl के अंदर थी, और इस तरह से NaCl डिसॉल्व हो गया वाटर के अंदर। स्टूडेंट्स ये आपने आगे ऐड कर देना कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये अट्रैक्ट कर लेते हैं इन आयंस को, और इसीलिए जो आयन डाइपोल फोर्सेस होती हैं यही वो फोर्सेस होती हैं जो डिसॉल्व करती हैं पोलर कंपाउंड्स को वाटर के अंदर। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लिया करें। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मुझे बच्चे कहते हैं कि मैं बहुत डिटेल बनाती हूँ, तो मैं आपके समझाने के लिए डिटेल बनाती हूँ। इसके आंसर में आप लोगों ने बस ये वाला लिखना है और ये वाला, बाकी सब जो है वो मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ। आंसर आप सिर्फ मेरे हैंड रिटन नोट्स ही लिखा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई आर नॉन पोलर कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन वाटर। नॉन पोलर कंपाउंड्स पानी में हल क्यों नहीं होते। डियर स्टूडेंट्स पहले ये देख लेते हैं कि नॉन पोलर कंपाउंड्स होते कौन से हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव पोल्स नहीं प्रेजेंट होते। जैसे यहाँ पे Cl2 का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इनमें Cl के दोनों मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, जबकि यहाँ पे अगर आप पोलर सब्सटेंसेस को देखें, हमने पहले ही पढ़ा है कि इनके दोनों जो चार्जेस होते हैं, दोनों जो इसके अंदर एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पोलर है, जबकि ये नॉन पोलर है। अब हम देख लेते हैं कि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स वाटर में सोल्यूबल क्यों नहीं होते। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सोल्यूबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका मतलब ये है कि जो पोलर सब्सटेंसेस होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे। तो वाटर का हमें पता है कि ये पोलर कंपाउंड है, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ऑक्सीजन इसमें जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए वाटर के अंदर सिर्फ पोलर कंपाउंड सोल्यूबल होंगे, लेकिन जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो इसमें डिसॉल्व नहीं करेंगे। नॉन पोलर कंपाउंड्स हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करेंगे, जैसे कि ईथर, बेंजीन या फिर CCl4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज वाटर डिसॉल्व शुगर एंड अल्कोहल। स्टूडेंट्स शुगर और अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से डिसॉल्व होते हैं पानी के अंदर। मैं आपको बता दूं कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं या अल्कोहल्स होते हैं इनके फॉर्मूले के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ। हम डायग्राम के जरिए देख लेते हैं किस तरह बनाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है और यहाँ पे एक शुगर दी हुई है। मैंने ग्लूकोज की एग्जांपल दी है, इसमें भी काफी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ जाते हैं। तो इन्हीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है। एग्जाम्पल देखें, ये अल्कोहल है, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। ये जो अल्कोहल का OH ग्रुप था स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, इजीली ये O और वाटर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई और इस तरह से ये रिएक्ट कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे शुगर की एग्जाम्पल दी हुई है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये जो OH था ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज लाइमस्टोन डिसॉल्व्स इन वाटर। स्टूडेंट्स लाइमस्टोन जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ये वैसे तो पानी में हल नहीं होता, लेकिन अगर इसका सोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग पास कराएं तो फिर ये हल हो जाता है। थोड़ा अमाउंट इसका ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है। इसकी इक्वेशन यहाँ पे देखें, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाटर के अंदर जब इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे इसके सोल्यूशन से और कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी तो हमारे पास ये बन जाएगा, इसको हम कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और यही वो कंपाउंड है जो कि वाटर में हार्डनेस क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। स्टूडेंट्स सॉफ्ट वाटर वो पानी है जो कि जिस पानी के साथ गुड लेदर प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब कि ये पानी झाग बना देता है साबुन की,
लेकिन जो हार्ड वाटर होता है इसमें झाग नहीं बनती। यहाँ पे इसके एग्जांपल देख लें कि जो हार्ड वाटर होता है इसमें हाई मिनरल कॉन्टेंट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जबकि सॉफ्ट वाटर के अंदर सिर्फ सोडियम के कंटेंट्स होते हैं। और स्टूडेंट्स जो सोडियम होता है अगर ये हम पी भी लें पानी में तो ये नुकसानदेह नहीं होता। वैसे आपकी बुक में तो एक ही डिफाइन बस बताई हुई है, लेकिन आप शायद ये वाली 2 डिफरेंसेस भी ऐड कर सकते हैं कि इसमें ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंटेंट्स होते हैं और इसमें सोडियम के होते हैं। और साथ में एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मिनरल वाटर जो है, जो कुएं से हम लोग पानी लेते हैं, इसमें हाई पीएच वाटर जो होता है ये हार्ड वाटर इसकी एग्जांपल है। लेकिन जो रेन वाटर या स्नो है या फिर जो डिस्टिल्ड वाटर है फिल्टर किया हुआ या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस के जो फिल्टर्स आजकल हमारे घरों वगैरह में लगे होते हैं, ये सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी मजीद मैंने आपको डिफरेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं। इसमें मिनरल्स की कंसनट्रेशन जो होती है 60 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। बिहेवियर विद सॉफ्ट जो होता है, सॉरी ये लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, ये लेदर प्रोड्यूस करता है। वॉशिंग डिशेस, ये बर्तन सही नहीं इसके साथ धोए जा सकते हैं, जबकि इसके साथ हम लोग धोए जा सकते हैं। हेयर और स्किन को ये ड्राई बना देता है, जबकि जो सॉफ्ट वाटर होता है ये इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम इसको बॉयलर्स में यूज़ करें तो ये सूटेबल नहीं होता, हमारे बॉयलर्स फट सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट वाटर सूटेबल होता है। रीजंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ये हार्ड वाटर किस तरह से हार्ड हुआ है कि जब ये लाइम स्टोन्स, जिप्सम या चाक वगैरह से गुजर के आया हुआ है, जबकि जो ये वाला पानी है ये सिंपल सेडिमेंट्री रॉक से निकला हुआ है, ये साफ पानी होता है। इसकी प्रोडक्शन, इसमें पानी पर इसमें जो साल्ट्स डिजोल्व हुए होते हैं ये आयन एक्सचेंज रेजिन के जरिए होता है। स्टूडेंट्स आयन एक्सचेंज रेजिन के बारे में बहुत हाई लेवल में जाके आप पढ़ेंगे कि सॉफ्ट वाटर किस तरह से हमें ऑब्टेन होता है। ये क्रोमेटोग्राफी का तो अभी आपको नहीं पता, चलिए नेक्स्ट लेवल पे इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आने वाले दिनों में बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा। मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो या किसी भी क्वेश्चन के हैंड रिटन नोट चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि मैं आपकी डिमांड के मुताबिक आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर। पानी किस तरह से हार्ड हो जाता है। स्टूडेंट्स हार्ड वाटर के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जो हैं ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। स्टूडेंट्स काजेज ऑफ हार्डनेस पानी में देख लें। सबसे पहले काज क्या है कि जो डिजोल्व साल्ट्स होते हैं हमारे पास ये हार्डनेस का काज करते हैं। पानी के अंदर अगर क्लोराइड्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स के जो साल्ट्स हैं डिजोल्व हो जाए तो वो हार्ड हो जाता है। दूसरी वजह ये है कि रेन जब होती है तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर हल हो जाती है तो फिर पानी की जो मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं या कार्बोनेट्स होते हैं इनको डिजोल्व करने की सलाहियत बढ़ जाती है। इसकी एग्जाम्पल में आप देखें तो ये जो पानी था रेन वाटर जब आया ज़मीन के ऊपर, इसने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व की। कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व करने के बाद इसके अंदर जो कार्बोनेट्स वगैरह थे इनको डिजोल्व करने की एबिलिटी बढ़ गई। तो ये जब इसके अंदर डिजोल्व हुए तो हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस हुए, जो कि हमारे पास हार्ड वाटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर। स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता दूं कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है ये मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के जो आयंस होते हैं जब ये वाटर में डिजोल्व करते हैं तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है और इसको हम लोग पानी को बॉयल करके इसको हम लोग रिमूव कर सकते होते हैं। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है ये क्लोराइड्स या सल्फेट्स जो होते हैं यानी कि साल्ट्स जो होते हैं मैग्नीशियम या कैल्शियम के, जब ये वाटर में डिजोल्व होते हैं तो ये परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करते हैं और इसको हम लोग पानी को बॉयल करके रिमूव नहीं कर सकते। इसके इफेक्ट्स क्या है टेम्परेरी हार्डनेस के। इट कॉज स्टमक डिसऑर्डर, इट कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ सोप फॉर वॉशिंग। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये 2 इफेक्ट्स ही काफ़ी हैं। आपकी बुक में और भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंशन द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट। पहली डिसएडवांटेजेस की क्या है कि ये डिजीज काज करता है बाय माइक्रोब्स। फिर है इट मेक्स वाटर अनफिट फॉर एक्वाटिक लाइफ। द फॉस्फेट साल्ट्स प्रेजेंट इन डिटर्जेंट्स काज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी। स्टूडेंट्स डिटर्जेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, शैम्पू साबुन वगैरह जो है इनको हम लोग डिटर्जेंट्स कहते हैं। इनके अंदर ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो केमिकल्स जब पानी में जाते हैं तो ये एल्गी की लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स डिटर्जेंट्स जो होते हैं जैसे ये पानी में ऐड होते हैं तो इनकी वजह से एल्गी की लार्ज अमाउंट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। एल्गी की प्रोडक्शन से क्या होता है पानी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको एल्गी यूज़ कर लेते हैं और जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो उनके लिए जो है ये बहुत ही अनफिट हो जाता है, वो मर जाते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है पानी के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स, बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम लोग डिकम्पोज कर सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिकम्पोज नहीं हो सकते हो या डिस्ट्रॉय ना हो सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स देखें, ये हमारे पास वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की पील्स हैं, पेपर्स हैं या वुड वगैरह जो हैं, अगर ये पड़ी रहे मिट्टी के अंदर सालों बाद तो ये डिग्रेड हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ये ग्लास बॉटल्स या ये कैंस वगैरह, इसके अलावा प्लास्टिक या रबर जो होती है, ये डिग्रेड नहीं होती माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डिटर्जेंट्स मेक द वाटर अनफिट फॉर लाइफ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं जब ये वाटर बॉडीज़ के अंदर शामिल होते हैं तो एल्गी की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और जो पानी में एल्गी होता है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी एक्वाटिक लाइफ होती है डिस्टर्ब हो जाती है। यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई होती हुई है कि जो फॉस्फेट साल्ट जो है जो डिटर्जेंट्स में होते हैं, ये एल्गी की ग्रोथ को तेज कर देते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर। स्टूडेंट्स, वाटर बॉडीज़ का आपको पता होगा जितनी भी जगह जहाँ पे पानी होता है, जैसे कि कुआं, दरिया, समंदर, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी, ये सब जो है ये वाटर बॉडीज़ हैं। तो इनके अंदर जो प्लांट्स होंगे वो अल्टीमेटली डाई कर जाएंगे या एंड आर डिकम्पोज बाय यूजिंग ऑक्सीजन, दैट्स डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस रिजल्ट इन डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो जो ऑक्सीजन गैस की कमी होगी ये एक्वेटिक लाइफ की डेथ का काज बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एल्गी लगी हुई है पानी के ऊपर, ये सब डिटर्जेंट्स की वजह से होता है, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। यहाँ आप देखें, ये ऊपर जब पानी के ऊपर ये एल्गी की तह जम जाएगी ग्रीन कलर की, और ये एल्गी की तह जो है ना सनलाइट को नीचे पहुँचने देगी और ना ही ऑक्सीजन सारी जो है उसको भी अपने अंदर ले लेगी, तो जो नीचे प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे ये डेड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई आर पेस्टिसाइड्स यूज्ड। स्टूडेंट्स, पेस्टिसाइड्स ये खादों वगैरह को कहते हैं जो हम पौधों को लगाते हैं। इनका क्या यूज है, दिस आर यूज टू किल और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट। ये पेस्ट या इंसेक्ट वगैरह की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए या फिर उनको मारने के लिए यूज होते हैं। पेस्ट क्या हो सकते हैं, वीड्स, हर्ब्स, फंजाई, वायरसेस वगैरह या एल्गी, ये सब पेस्ट हैं। स्टूडेंट्स, अक्सर इस तरह से होता है कि हम लोगों ने अगर कोई फसल उगाई है तो उसमें हमारी फसल के साथ साथ बहुत से फालतू पौधे उग जाते हैं जो कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई गंदम उगाई है तो गंदम के अंदर खाली घास फूस जो होती है ना वो भी उग जाएगी, तो इनको हम लोग वीड्स कहते हैं जो कि फालतू पौधे होते हैं, और ये ज़मीन से सारे न्यूट्रिएंट्स को जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इन्हीं पौधों को हम लोग ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा इसका डिसएडवांटेज भी है, ये वाटर को पोल्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न डिजीजेस वो बीमारियां हैं जो कि पोल्यूटेड वाटर से पैदा हो रही हैं। ये बहुत सारी डिजीजेज हैं, जैसे टाइफाइड है हमारे पास, कॉलरा है, हेपेटाइटिस वगैरह। इनकी रीजंस क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़। स्टूडेंट्स, सैनिटेशन का आपको पता है, सफाई सुथराई की अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ ना हो, यही सबसे बड़ी काज है वाटर बॉर्न डिजीजेस की फैलने की। इनकी मजीद काजेज देख लेते हैं। द जनरल काज ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस इज पोल्यूटेड वाटर। जाहिर है वाटर पोल्यूशन जो है यही मेन काज है। अनदर काज इज टॉक्सिन्स। स्टूडेंट्स, जो हैवी मेटल्स होते हैं हमारे पास जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट या एग्रीकल्चरल वेस्ट से पानी के अंदर आ जाते हैं, आर्सेनिक, मर्करी, लेड, ये जो हैवी मेटल्स हैं ये सबसे बड़ी जो वजह है वाटर के पोल्यूशन का। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये भी वाटर बॉर्न डिजीजेस काज करते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वर्म्स वगैरह। लास्ट पे दिया हुआ है लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ वाटर बॉर्न डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड। स्टूडेंट्स, इनके प्रिवेंशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 2-3 बताए हुए हैं, आप चाहें तो इनमें और भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ सेवेज। स्टूडेंट्स, सेवेज जो है इसका आपको पता है ये बहुत बड़ा जो है काज है वाटर बॉर्न डिजीजेस का। इसका जो डिस्पोजल है ये हमें प्रॉपर रखना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन जो हमारे पास सैनिटरी सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट मटेरियल रिलीज होते हैं वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, तो हमेशा इंडस्ट्रीज को चाहिए कि अपने जो पानी है उसको जब उन्होंने रिलीज करना हो वाटर या रिवर्स में तो उसको प्रॉपर ट्रीट कर लिया करें ताकि उसमें से टॉक्सिक केमिकल्स रिमूव हो जाएं और जो मेटल्स वगैरह हैं या फिर इनके जो खतरे हैं वो कम हो जाएं।
नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर। हमेशा पीने के लिए सेफ वाटर हमें प्रोवाइड किया जाए, यानी कि यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी वाटर होना चाहिए हमारी डेली रूटीन में, ताकि हम लोग वाटर बोर्न डिजीज़ से बच सकें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी हेल्प करें मेरे चैनल को ग्रो करने में स्टूडेंट्स। और इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए होते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर चेक कर लिया करें। और उसके अलावा आप मुझे इनबॉक्स में भी कर सकते हैं, मैं आपको ये नोट्स शेयर कर दिया करूँगी अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आती। अल्लाह हाफिज़, चलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।